ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया गया, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया गया और ममता के विधायक जो थे बदकिस्मती से वो सारे लालच में टूट के चले गए उस तरफ। उस वक्त ममता को ये दोनों तरफ से, बंगाल से भी और दिल्ली से भी, ऐसे दो बड़े झटके लगे कि यूसुफ पठान सियासत में सिफर थे, ज़ीरो। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती की बात है कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हार गई और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के राज को हटाकर वहाँ के बंगाल की सरकार पर कब्जा कर लिया। लेकिन उतना ही नहीं, ये हालांकि इससे पहले कि ममता, अभिषेक और टीएमसी के दूसरे मुख्य प्रमुख नेता जो हैं वो चीख कर कहने लगे कि चुनाव में बेईमानी हुई है या गलत तरीके से लोगों के वोट काट दिए गए, धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन की ज़्यादतियाँ हुई है, वगैरह वगैरह। इससे पहले कि ये आवाज़ उठती और इससे पहले कि वो लोग इस सिलसिले में कोई ठोस कदम उठा पाते, खुद पार्टी टूट गई। और ये पार्टी का टूट जाना अंदर से खुफिया तौर पर जाहिर है कि बीजेपी की जो ऑपरेशन लोटस है, जिससे महाराष्ट्र में 2022 में किया गया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया गया, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया गया और पिछले 4 सालों में आपने देखा कि वो कैसे विभाजन करके उन्होंने महाराष्ट्र में भी मजबूत पोजीशन बना ली। सेम दिस इज सीन 2, पार्ट 2 ऑफ द सेम ऑपरेशन लोटस। और ममता के विधायक जो थे बदकिस्मती से वो सारे लालच में टूट के चले गए उस तरफ। अब ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली में इससे बड़ा झटका ममता को इस तब मिला कि जब उनके विश्वासु वरिष्ठ जो सांसद हैं उन्होंने तक धोखा दे दिया। उन्होंने तक कहा कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम खुश नहीं है और एरोगेंस है, वगैरह वगैरह, और उन्होंने भी अपनी ममता का साथ छोड़ दिया। तो ये बड़े दुख की बात है ऐसे समय में कि जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने जा रही थी, उस वक्त ममता को ये दोनों तरफ से, बंगाल से भी और दिल्ली से भी, ऐसे दो बड़े झटके लगे। और इंडिया ब्लॉक की मीटिंग इसके बाद हुई जिसमें हमने देखा कि ममता हालांकि एक बिफरी हुई शेरनी की तरह हैं, मगर बदकिस्मती से वो कुछ कर नहीं पाई। वही बात करें यूसुफ पठान की, तो यूसुफ पठान को भी देखिए, ये यूसुफ पठान के सिलसिले में मैं कहूँगा कि यूसुफ पठान सियासत में सिफर थे, ज़ीरो। ये तो ममता का गुडनेस था कि उन्होंने उसको एक क्रिकेटर के रेपुटेशन की वजह से बंगाल में लोकसभा की टिकट दे दी और वो एक सांसद बन के उभर के आ गए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि 100% हिज विक्ट्री वॉज ड्यू टू ममता, ड्यू टू टीएमसी, नथिंग फॉर हिज ओन। उनको तो वेस्ट बंगाल में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को खड़े किए गए थे वहाँ तो कोई जानता नहीं था उनको, वजह इसके कि सिर्फ वो क्रिकेटर हैं भारत के। तो यूसुफ पठान से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी धोखा दे देंगे। लेकिन अभी की लेटेस्ट खबरें ये हैं कि अमित शाह ने उन्हें फ़ोन किया और वो अमित शाह से मिलने जा रहे हैं और फिर उनका भी इरादा पार्टी छोड़ने का है। तो ये बहुत दुखद बात होगी। एक ऐसे मुस्लिम को जो वेस्ट बंगाल के लिए एक समझिए कि उपलब्धि मानी जानी चाहिए थी, उसने भी ममता को धोखा अगर दे दिया तो ये बड़ी दुख की बात होगी। और वहीं सीआईडी भी ममता बनर्जी के घर पहुंची हुई है जिसमें सिग्नेचर फ्रॉड मामले में। देखिए, इन तमाम सांसदों और विधायकों के धोखे के बाद ममता को एक झटका ये भी मिल रहा है कि सीबीआई, ईडी पीछे पड़ गई, बिल्कुल उनके घरों पर जा रही है, नोटिसेस दी जा रही है, बुलावे आ रहे हैं, अभिषेक को भी बुलाया जा रहा है, ममता जी को भी बुलाया जा रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जब दबाव डालना है तो चारों तरफ से घेर लीजिए दुश्मन को ताकि वो ढेर हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ममता में वो सलाहियत और ताकत है कि वो लड़ के दोबारा उभर सकती है। अब ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में ममता का फ्यूचर कैसे बनता है। सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी जो हैं, मोदी का रिकॉर्ड तोड़ने वाले सबसे लंबे समय तक पीएम बने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में बहुत सी ऊंचाई और नीचाई आई है। कई बार उन पर बड़ी भारी टिप्पणियां भी हुई हैं और उन लोगों ने बहुत, उनकी विरोधी पक्ष ने बहुत उनकी मुखालफत भी की है। उन्होंने कई काम भी किए हैं और कई जगह महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट में
कहीं उनको सफलता नहीं मिली। ये सब चीज़ों के बावजूद भी ये ज़रूर कहना होगा कि एक बड़ा ऐतिहासिक काम उनकी तरफ से ये हुआ है कि उन्होंने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है और हम इसके लिए मोदी जी को सलाम करेंगे कि राइटली और रॉन्गली यू हैव रिमेन्ड इन पावर देखिए, तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतना और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहना भारत के पिछले 75 वर्षों के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया। अटल बिहारी वाजपेयी कहिए या मोरारजी देसाई कहिए या और भी जितने भी, मनमोहन सिंह कहिए, जितने भी लोग, इंदिरा गांधी कहिए, कंसेक्यूटिव 3 चुनाव जीत के तीसरे चुनाव में 12 साल से ऊपर जाकर जवाहरलाल जी का रिकॉर्ड तोड़ना ये एक काबिल तारीफ बात है। कल हमने देखा कि इंडिया अलायंस की बैठक हुई, अब कल जो है एनडीए की भी बैठक है, कैसे देखते दोनों बैठक? देखिए, जाहिर है एनडीए की बैठक तो उसके रिएक्शन में होगी, जिसमें इंडिया ब्लॉक के बैठक में जो भी बातें होंगी उसके जवाब के तौर पर वो एनडीए की मीटिंग में तय होगा। ये तो अपेक्षा की जा रही है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी मुझे ऐसा लगता है कि जितना टुगेदरनेस सामने आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया है, क्योंकि डीएमके, आम आदमी पार्टी ये नहीं आए इसमें। इन लोगों को समझाने की आवश्यकता थी कि ये ऐसा समय है कि अब छोटी छोटी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो शिकायतें हैं उनको बाला ताक रखकर आपको इकट्ठा आकर एक यूनिटी दिखानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया ब्लॉक के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये कर नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि डीएमके एब्सेंट था, आम आदमी एब्सेंट थी। हालांकि खारगे जिन्होंने अल्टीमेटली बयान जारी किया, 5 पॉइंट बताए, उन्होंने कहा कि 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां थी, उसमें लगभग 10 पार्टियां तो नॉन एंटिटी की तरह होगी जिनका शायद एक आधा एमपी भी ना हो। तो अब भी मुझे लगता है कि समय है 2000 आने वाले चुनाव 29 के चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक को एक ताकतवर एंटिटी बनकर उभरने की आवश्यकता है, वरना बीजेपी से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर बात करें जो कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत जी ने बयान दिया कि वो कह रहे हैं अगर मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया जाता, सोनिया गांधी बनाती तो मैं मना थोड़ी करता। देखिए, की बात है कुछ अशोक गहलोत कांग्रेस के एक नहायत ही वरिष्ठ और बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय पर जब क्राइसिस में है इंडिया ब्लॉक भी, कांग्रेस भी बैकफुट पर है और तमाम विरोधी पक्ष जो हैं वो उलझे हुए हैं तमाम मसले में, ऐसे समय में ऐसा कोई विवादात्मक बयान नहीं देना चाहिए। क्या आवश्यकता थी गहलोत साहब को अभी ये कहने की कि मैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता, सोनिया जी मुझे अगर अलाउ करती, तो ये इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत साहब का ये बयान बिल्कुल ही अनुचित है और उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी।